कोरोना के बीच देश के 5 राज्यों में चुनावी रण भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में मतदान होगा, तो वहीं असम में 3 चरणों में मतदान रखा गया है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 5 राज्यों के इन चुनावों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ पर भाजपा टीएमसी में सीधा मुकाबला है। वहीं बंगाल में अब खेलो होबे के साथ विकास होबे के नारे भी लग रहे हैं। तो उधर असम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चाय को खत्म करने वालों का साथ देने तक का आरोप मढ़ दिया है। यहाँ के लाखों टी वर्कर से, उनके जीवन से कांग्रेस का खिलवाड़ करना, ये असम की और हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। टूल किट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे। पांच राज्यों के चुनावों में भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर है, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अन्य राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही असम में भाजपा अपनी वापसी की राह देख रही है और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भाजपा को राजनीतिक जमीन दिखाई दे रही है। हालांकि इनके अलावा केरल और तमिलनाडु में भाजपा अपनी एंट्री की तरफ देख रही है और साथ ही इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चोटिल पैर के साथ जनसभाओं को संबोधित कर रही है और इसको घायल शेरनी की संज्ञा भी दी जा रही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। बड़े बड़े भाषण दें, ऐसे शुरू बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपको जाना पड़ेगा। জান না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। पांचों राज्यों के इस रण में भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही है। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के अब ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव अब भाजपा का ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र का वह उत्सव है जिसमें आम मतदाता को अपने पसंद की सरकार चुनने का एक अवसर मिले। उस अवसर को हमें बुलाना चाहिए। कई मरतबा अदालतें भी टिप्पणी कर चुकी हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो हम घरों में कैद रहते हैं और उसके बाद में हम 10 तरह के सवाल नेताओं पे उठाते हैं। तो एक वक्त होता है आपके हाथ में कि किसको चुनना और किसको बाहर करना। ये वैसा ही वक्त है और काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। कई इसमें राज्य बड़े हैं और सबसे ज्यादा अगर कहें पूरे चुनाव की निगाहें टिकी हुई तो वो टिकी हुई है वेस्ट बंगाल पे कि वहां क्या कमल खिलेगा या टीएमसी की वापसी होगी, ममता बनर्जी की हैट्रिक होगी, ये बड़ा सवाल है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी जी हमारे साथ हैं और वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल मामलों के जानकार आशीष मुखर्जी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 5 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर राज्य, चाहे वो पुडुचेरी हो फिर ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु हो, वहां के मतदाता के लिए, देश के लिए हर राज्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो पुडुचेरी में इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2-3 दिन पहले ही सरकार को ऐसे नहीं गिराया जाता। तो महत्व हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 5 राज्यों में ये बिगुल बज चुका है और 27 अप्रैल को मार्च को माफ करेगा, पहला चरण है। क्या कुछ देख रहे हैं हम? चुनाव हर बार, हर साल जब भी कोई चुनाव नए राज्य का होता है तो थोड़ी सी उसकी तासीर बदल जाती है। अभी भी राजनीतिक स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, बात अगर बंगाल से शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि महत्वपूर्ण बात होगी। 294 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और उसमें जिस तरीके से सारे बदलाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आप को स्थापित करने का एक अलग सिलसिला प्रारंभ किया है कि जो सधे हुए नेता हैं, जो किसी दल को अपने आप को स्थापित करने में कारगर थे, उन्हीं को अपने साथ में जोड़ करके उनको अपना ध्वज पकड़ा करके और अपने आप को बड़ी प्रभावी और जिस तरह से रैलियां वगैरह ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला होता है वो हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ बड़ा ऐसा लगता है कि क्या हो गया। लेकिन बंगाल की स्थिति बहुत अलग नज़र आती है मुझे, इसलिए कि आप लोकसभा के चुनाव को छोड़ दीजिए और उसके बाद में जो सीन प्रारंभ हुआ उसमें वो सब होने के बाद में जो बात टिकी है वो खेला होबे वाला जो संवाद चल रहा है उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास होवे या खेला होवे, उधर टीएमसी कुछ बोल रही है। तो उसमें मुझे लगता यह है कि जिस तरह का पिछले 50 वर्ष में बंगाल का डेवलपमेंट रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि राम को भी और दुर्गा को भी इसमें करार दिया है। राम स्थापित हो या दुर्गा स्थापित हो तो इसमें मजबूर कर दिया टीएमसी को ये जवाब देने के लिए कि शक्ति की पूजा की थी राम ने, इसलिए शक्ति ऊंची है। ये ऐसा कुछ सिलसिला बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का जो मन है वो बना हुआ है और जो ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी का है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज का वर्चस्व स्थापित होना चाहिए, उधर अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को वैचारिक उसमें और या अपनी उसमें बांटे हुए हैं उसका किसका कहाँ करवट बैठेगी या कैसे कुछ होगा। तो 3 मोर्चे नजर आते हैं वहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से। एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुयायी है, एक और कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा है। उनका मुझे इसमें सबसे ज़्यादा नियोजित नज़र आता है जो बिल्कुल शांत तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है, वो है वामपंथी और कांग्रेस का खेमा, जो हो सकता है वो कहीं छुपा हुआ शेर ना निकल जाए कि अचानक कुछ और, क्योंकि बंगाल का आदमी बड़ा कोई इमोशनल नहीं है, बड़ा लॉजिकल है, इमोशनल तो है लेकिन साथ साथ में बड़ा तार्किक है। वो चीज़ों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से फंसी है सारे उसके अंदर और जिस तरीके से लांछित उन्हें किया जा रहा है, तो साथ साथ में प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रैलियों में जो बात बोल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई तीसरा मोर्चा निकल के आ जाए। अन्यथा जो तासीर रही है जो बैकग्राउंड पिछला इतिहास रहा है उसमें तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी पुनः अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करेगी और मैं मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए कितना होता है।
कह नहीं सकते। बिल्कुल ये का ये हाल मुझे नजर आता है आसाम के अंदर, ये का ये हाल मुझे नजर आता है तमिलनाडु के अंदर, ये क्या हाल मुझे नजर आता है पुडुचेरी, आसाम, जी, तमिलनाडु। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में। अगर बात करें, देखिए इस वक्त राजनीति का एक केंद्र बिंदु है तो वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसकी वजह साफ है, वो चाहे तमिलनाडु में चुनाव हो, फिर केरल में हो, कहीं बीजेपी के पास में वोट मांगने का एक आदत है तो नरेंद्र मोदी है इस वक्त। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने, मसलन असम में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में है तो कार्ड नरेंद्र मोदी का खेला जा रहा है। तमिलनाडु में है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कमल खिलना चाहिए यहाँ पे। केरल में श्रीधरन के नाम पर दाव लगाया जा रहा है, लेकिन कितने सफल हो पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी खुद भी जानती है कि वहां बहुत सहज नहीं है कि कमल ट्रैक से खिल पाएगा। खैर 2 मई तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो अगर हम देख रहे हैं, चाहे पुडुचेरी हो, हर राज्य के अपने एक महत्व है और बीजेपी केंद्र बिंदु के हिसाब से है कि बंगाल के चुनाव को जिस तरह से हाइप दे दी है बीजेपी ने 1 साल पहले से ही, तमाम पार्टी के नेता, हर राज्य से भेजे हुए कार्यकर्ता वहां जिस तरह से टोलियों में काम कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके कमल खिले। लेकिन जनता के हाथ में है, चाहने को तो बहुत कुछ है, मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वो एक आदमी के बूते की बात नहीं, मतदाता क्या चाहते हैं होगा तो वही। चलिए आशीष मुखर्जी साहब, क्या यहाँ मैं बंगाल की चर्चा हो पड़ी है तो आपसे एक बात करना लाजमी होगा। यहाँ पे यहाँ देखिए 40 से 45% मत 2 बार से बटोर रही है ममता। इसको तोड़ना बहुत बड़ा है। बीजेपी तोड़ती है कि दूसरे लोग तोड़ते हैं, एक सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई है, क्योंकि ममता कभी भी अपने है या फिर चोट, कुछ लोग कहते हैं कथित चोट है, जो भी है, लेकिन वो अभी अपने आप को, उनका मनोबल किसी भी तरह से कमजोर होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी का जैसे मनोबल है वैसे ही ममता का भी बना हुआ है। ओम जी कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई के बीच को तीसरा भी फायदा उठा सकता है। यहाँ मेरा एक सवाल तो ये होगा कि अब्बास सिद्दीकी ममता को क्या उस स्तर पर नुकसान कर पाएंगे कि जो ममता पहले से आ रहा है उसे ममता वो बड़ा ममता बनर्जी को हो सकता है। क्या मुस्लिम जो है वो इस बात को तय करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ जो जीतने वाला कैंडिडेट है हम उसको वोट कास्ट करेंगे? क्या कुछ चर्चा है सर वहां पे? देखिए, ओम जी का कहना काफी हद तक मुझे सही लगा। अब भी जो बंगाल की बात अगर करें, स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो ये वीडियो नहीं आ रहा, बहुत छोटी बात नहीं होगी अगर हम कहें कि ये 2 दलों की अस्तित्व की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस। किसी एक चर्चा में मैं सुन रहा था, ये जो 5 राज्यों की चुनाव है और इसमें बंगाल जो है सर्वप्रमुख है, इसलिए अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस पार्टी। वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसी बात कि अगर ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वापस आ जाती है तो केंद्र की राजनीति में इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है और केंद्र की राजनीति में ममता बनर्जी बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने वाली के साथ सवार इन लोगों की बातें कई बार हो चुकी हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई होती चली जा रही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण था जिसमें मैं मानता हूं जो भाजपा का थिंक टैंक है, जो बुद्धिजीवी भाजपा में है, इस बारे में सोचते हैं, शायद इन लोगों ने बहुत पहले से इसका होमवर्क नहीं किया था। एक भी सेंट्रल कमेटी में या अगर उसको पॉलिट ब्यूरो कहें, कुछ भी नाम दें, एक भी बंगाल का कोई बड़ा लीडर उसमें नहीं था जो सही मायने में बंगाल में अपना फेस दिखा सके, या द फेस ऑफ बीजेपी इन बंगाल, ये नहीं तैयार किया गया। बाबू प्रियो या
जो लीडरान हैं, रूपा गांगुली या जो भी लोग हैं, मुकुल राय को मैं अभी भी मानता हूँ तृणमूल से आए हुए हैं, ये आपकी बंगाल के मतलब केंद्र में बंगाल के मुख्य नहीं बन पाए। जो लीडरान बाद में आए हैं, जैसे ये शुभेंदु अधिकारी या शिशिर अधिकारी या जो भी लोग अभी बाद में आए हैं, उनको आज भी बंगाल की राजनीति में वो दल बदलू के उसमें दिया जा रहा है। दूसरी बात है, बंगाल जितने भी वोटर्स हैं, दैनिक आपने ये तर्कों से सोचते हैं, ये लॉजिकली सोचते हैं कि जो बंगाल के लिए सोच सकता है या वहां की राजनीति में जो भी है, उनको वोट देना बहुत जरूरी है। इस बात की चर्चा अब वहां पे होने लगी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट 31% to 33% मुस्लिम वोट है बंगाल में, जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करता है, जिसके बूते में अभी तक कम्युनिस्टों ने राज किया और अब तृणमूल कांग्रेस को वोट बैंक अपने पास लेने का दावा करती है। और कुछ हद तक मुखर्जी साहब, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल सबसे बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है बंगाल का मुकाबला, और इससे केंद्र की राजनीति फर्क होने वाली है। इसलिए आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा उतावला है बंगाल में अपने आप को स्थापित करने। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास में। देखिए, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव इस मायने में भी है कि सीएए के बाद में असम की जनता तय करेगी कि क्या पोजीशन बनती है। वेस्ट बंगाल, अगर बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पे करुणानिधि और जयललिता के बिना ये चुनाव होगा। बीजेपी वहां तमाम संभावनाएं, हालांकि बहुत छोटी सीटों के लिए, बहुत कम सीटों के लिए कंप्रोमाइज किया उन्होंने। केरल की अगर बात कर ली जाए तो केरल में भी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वहां जगह मिलनी चाहिए। कुछ विश्लेषकों का यह कहना है कि नॉर्थ में बीजेपी को टक्कर अब मिल रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, क्योंकि वहां पे भी अब क्या स्थिति रहेगी, अगले साल चुनाव होगा, कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इस लिहाज से ईस्ट और साउथ दोनों को लेकर के बीजेपी काफी सजग है और वहां अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। चले उमेंद्र दादी साहब के पास में जाना चाहूंगा इस वक्त में। उमेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं सुन रहा हूँ जी। 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी की निगाहें हर राज्य पे, वेस्ट बंगाल में टीएमसी से टक्कर है, तो उधर डीएमके कांग्रेस से है। तमिलनाडु में 2 बड़े राज्य हैं, असम में कांग्रेस के साथ में है, क्षेत्रीय दलों के साथ में है, केरल में है, गठबंधनों के साथ में है, पुडुचेरी में सीधी कांग्रेस के साथ में है। तो ओवरऑल अगर देखें, बीजेपी बात सही है कि राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहेगी और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि नॉर्थ में बीजेपी को टक्कर मिल रही है, अब वो साउथ और ईस्ट दोनों में अपनी पैठ जमाना चाहती है। देखिए योगेंद्र जी, चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे केरल का हो, चाहे राजस्थान या असम का। लेकिन मार्च 2021 से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन पे विशेष नजर देश की इसलिए लगी हुई है कि इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को केवल अपनी पहचान के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और इस समय किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है। कुछ लोग इस चुनाव को किसान आंदोलन के परिणाम से भी जोड़ के देखेंगे। जैसा कि हम ये मानते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो अधिक मुख्य जीने मरने का प्रश्न है वो असम के चुनाव से आता है। जी, अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि यदि नेशनल सैंपल और सर्वे के अनुसार यदि बात की जाए तो असम में 63% परिवार जो किसान परिवार से आते हैं, पश्चिम बंगाल में 42% किसान परिवार से आते हैं, केरल में 32% परिवार कृषि पे आधारित है, और यहाँ इन सब बातों को देखा जाए तो यहाँ ये कहना होगा कि इस चुनाव में कहीं न कहीं किसान आंदोलन की भी चर्चा होगी। लेकिन देश का मतदाता बहुत ही समझदार है, वो स्थानीय मुद्दों को भी देखता है, देश के मुद्दों को भी देखता है। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन का मुद्दा कितना प्रभावी होगा, कितना नहीं होगा, ये मैं अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी में होगा। यहाँ भारतीय मतदाता अपने फैसले में कई चीजों पर सोच विचार करने के अधिकारी हैं और सोचते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा
कि असम में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सहयोगी असम गण परिषद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब देखिए बात ये आती है केरल और पश्चिम बंगाल की। यदि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे, इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, वहां जो बंगाल में हिंदी भाषी लोग हैं, उनका रुझान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक माना जाता है कि देश में इस समय यदि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता वहां पाई है। और ये पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो ममता बनर्जी सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रही है। वहीं अन्य जो दल है, कांग्रेस हो चाहे सीपीआई सीपीएम, वह भी ममता बनर्जी के साथ में चुनावी दंगल के साथ साथ में उनका भी एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से सीटें अधिक लेने से रोका जाए। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वहां जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में विपरीत है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्व सहयोगी दल को खोया है, अब इस समय एनडीए में नहीं है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आपको कि बीपीएफ ने पिछला चुनाव 2016 का भारतीय जनता पार्टी असम गण परिषद के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ मैं योगेंद्र जी ये बताना चाहूंगा। उमेंद्र जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, उमेंद्र जी वापस लौटूंगा, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा मैं। श्याम की चर्चाएं कहीं पे भी किसी भी चुनाव की हम कम देखते हैं, समाचार पत्र हो, मीडिया हो, हमारा भी जो डिस्कशन है वो वेस्ट बंगाल पे फोकस हो रहा है। देखिए वो वेस्ट बंगाल की दो चीजों का मैं बताना चाहूंगा। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही, 1977 में कांग्रेस को साइडलाइन करके सीपीएम ने अपनी सरकार बनाई और लंबे समय तक वहां शासन किया। 2011 में ममता बनर्जी ने इसी तरह से जैसे कांग्रेस को साइडलाइन किया था सीपीएम ने, सीपीएम को साइडलाइन किया ममता बनर्जी ने। एक बड़ा घटनाक्रम, क्या वह दौर अभी भी दिखाई दे सकता है वहां पे? या फिर जैसे अभी उमेंद्र जी कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी एक स्थिति वहां मजबूत, उनके नाम पे लोग जानते हैं, वहां के रहने वाले रहे हुए हैं, और भी जगह की अगर बात करें चाहे असम हो, सीएए का काफी असर रहा। असम के पब्लिक की केवल मुस्लिमों की इश्यू नहीं है, वहां पे दूसरे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन की बात उमेंद्र जी कर रहे हैं कि तो ये कह सकते हैं ये चुनाव किसान आंदोलन का फैसला भी कर देंगे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि किसान आंदोलन का तो केवल 2 राज्यों में ज्यादा इफेक्ट है, पंजाब या हरियाणा में। अब बंगाल में चुनाव के दृष्टि से अगर ये भाजपा ये सोच के चल रही हो कि हम कृषि बिल को लागू करके और कृषि बिल के सपने दिखा के जीत पाएंगे, तो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। अब देखिएगा कि राजस्थान का इन चुनावों से बड़ा नाता है। आप बार बार लोग कह रहे हैं, राजस्थान का वहाँ नेतृत्व कहीं न कहीं दिखने को मिलता है। आप देखिएगा राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत या कैलाश चौधरी को बंगाल दिया है, हमारे भूपेंद्र यादव जी को भी असम भेजा था पहले थोड़े दिन के लिए, क्या किया। उसके अलावा देखिएगा राज्यपाल अगर हैं तो हम राजस्थान के, आप जयपुर से भी संबंध रखते हैं, जगदीश धनखड़ जी, तो चुनाव को हम राजस्थान से अगर जोड़ के देखें, और केरल के जो प्रभारी हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही हैं, इसलिए अब चुनाव बंगाल में हो या यहाँ पे अहम रहने वाली है कि वहाँ जो बिजनेसमैन है वो सारा राजस्थानी है, सारा का सारा कारोबार जो करने वाले लोग हैं, पैसा है। या आप देखिए बंगाल में जाएंगे तो बंगाल का जो चाय उद्योग है राजस्थानियों के कब्जे में। अगर आप जाएंगे बंगाल में तो वहाँ का कपड़ा उद्योग है, बाकी के कई उद्योग हैं, सब राजस्थानियों के हाथ में। तमिलनाडु में तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि राजस्थान का उस चुनाव में बहुत बड़ा अहम रोल देखने को मिल रहा है। और अभी देखें आप, बार बार राजस्थान के लोग वहां पर सक्रिय हैं और कहने लगे कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज में देखिएगा प्रधानमंत्री जी बंगाल में भी बोले और आसाम में भी बोले। आसाम में बोले कि चाय वाला आपके दर्द को समझ सकता है, क्योंकि वो अब देखिए फिर वाला चाय वाले आ गए, क्योंकि आसाम में चाय पैदा होती है इसलिए चाय वाले बने वहां पर जाकर के। बंगाल में कह गए कि हम बड़ा, अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, आप क्यों बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। अरे मोदी जी के बारे में आपको जो कुछ कहना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री होने के बाद राज्यों के लीडर्स को डेवलप, अरे सुन तो जरा सुनो,
देयर इज नो, मैं कहीं किसी की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो सच्चाई को बयां कर रहा हूँ। इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आप सुनिए जरा, देखिएगा प्रधानमंत्री ने अपने अपने राज्यों में जिस तरह से डेवलप करने की बात होती थी, क्या अरे सुनो जरा, आजमी बात है, और तो पार्टी की रीति नीति बता रहे अरे आप यही तो दिक्कत है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ही इस पार्टी के कर्ता धर्ता बन गए। आपने स्थानीय लीडरशिप को डेवलप नहीं किया। ये जो अटल जी और अडवाणी जी और अटल जी में वास्तविकता ये थी कि वो लीडरशिप डेवलप करते थे स्टेट की। इसका कारण था कि धीरे धीरे आज राज्य को किया है, इसका कारण है। अब देखिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपको क्यों दर्द हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप सुनिए तो सही जरा, आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ बैठ करके मोदी जी के पक्ष में जो है बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपने क्या किया बंगाल के साथ आपको बताना पड़ेगा। आप शासन में 7 साल से हो, आपने बंगाल को क्या दिया? अब आपको 1 लाख करोड़ का हम पैकेज दे देंगे, जैसे बिहार को दिया बंगाल को भी दे देंगे। तो आप क्या दूसरों के भरोसे आप चुनाव लड़ेंगे? आपके पास खुद के तो लोग है नहीं, आपके पास खुद के लोग तो है नहीं, दूसरों को ला ला के कह रहे हो कि ताज पहनो और राजा बनो। अब वो कितना पक्ष होगा, सब समय आने वाला बताएगा। तो इसलिए आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये देश का चुनाव केवल प्रधानमंत्री और अमित शाह के भरोसे लड़ा जाएगा तो कितनी जीत होगी? पहले भाजपा जी वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ मैं। मुखर्जी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए, क्या यह चुनाव किसान आंदोलन को भी तय कर देगा, जैसे उमेंद्र दादी साहब कह रहे हैं? क्योंकि यह बात तो सही है कि सीएए का जो आंदोलन चला गत वर्ष, उसके बाद असम में भी चुनाव है। असम में काफी कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है कि लोग उसके समर्थन में रहे कि क्या रहा, सरकार के डायलॉग से कितने संतुष्ट हैं। यहाँ किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट दिखेगा सर बंगाल में? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि बंगाल में 32% जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कृषि मतलब कृषि पे निर्भर है और वो किसानी करते हैं वो लोग, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। और इसीलिए मैं ये जो टिकैत साहब जो है वहां पे जाकर के महापंचायत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं किसी को भी वोट दे दो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत देना, तो इसका असर तो पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहां पे 42% जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो बिलो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके लिए पेट्रोल डीजल और ये जो महंगाइयां है इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, महंगाई का बहुत बड़ा असर होने वाला है। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। हम अगर वहां पे जाके बोलते हैं कि इतना बड़ा पैकेज दे देंगे और ये सारी चीजें कर देंगे तो इससे लोगों की इतना जल्दी आस्था नहीं आएगी। आप किसान, बैंकों का धर्मघट हुआ, बैंकों का हड़ताल हुआ, सरकार ने इसको तवज्जो तक नहीं दी, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप जानते हैं कि आज भी वहां की जो जनता है वो कम्युनिस्ट माइंडेड है और आज ममता बनर्जी खुद कहती है आई एम ए बेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। वो कहती हैं कि हम माँ माटी मानुष, इसका मतलब वो कहते हैं कि एक तरह से कम्युनिस्ट की परिभाषा है। तो वहां के लोग इन चीजों का बहुत महत्व रहते हैं। और जैसा फिर मैं सैनी जी को कोट करूंगा, उन्होंने कहा था कि ये बहुत तार्किक लोग हैं, वो चीजों को तौलते हैं, चीजों को लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं और फिर वोट कास्ट करते हैं। तो बिल्कुल तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा अभी। और बंगाल की जनता है, जनता सभी जगह की बड़े परख के वोट डालती है और अभी बंगाल की जनता काफी स्मार्ट है। वही बात सही है कि गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग, गरीबी रेखा के जो लोग हैं वहां, यानी कि एक बीपीएल वर्ग जो है वो बड़ी संख्या में है। और उनके एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि बंगाल में वोटिंग परसेंटेज भी अगर हम देखें तो उन्हीं का सबसे ज्यादा होता है। मारवाड़ी क्या तय करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। ओम जी वापस आऊंगा, थोड़ा कम समय है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर बात यहाँ को छोड़ दें तो किसान आंदोलन का जिक्र किया अभी उमेंद्र दादी साहब ने, किसान आंदोलन का फैसला इस चुनाव पे छोड़ दें? जी ओम जी आवाज आ रही है आप तक? जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी समय थोड़ा कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात केवल बंगाल तक नहीं, कई बार ये बात आती है सामने निकल करके, कई रिपोर्ट्स भी आती हैं कि अब साउथ और ईस्ट
दोनों में बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है कि उसको लगता है कि नॉर्थ में मुझे टक्कर बड़ी उससे मिल सकती है राज्यों में मजबूती के साथ में, तो नई जगह तलाश रही है बीजेपी। देखिएगा, ये बात सही है कि जिस प्रकार से मोदी जी का जादू जिस चल रहा था, देश ने माना भी और दोबारा उनको राज भी दिया, लेकिन अब जिस प्रकार से पहले अमित शाह कहते थे कि भाजपा आई कांग्रेस गई, भाजपा आई कांग्रेस गई, अब इस तरह के जुमले इस चुनाव में देखने को कहीं मिलते नहीं है। केवल अब ये कहते हैं कि भाजपा ही देश का भला कर सकती है, देश का विकास कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकते। अब ये किसान के बिलों की बात गोविंदर जी कह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने तो लेने ही नहीं दिया उनको। जो आपको किसान सम्मान निधि जो किसानों की मिलने वाली थी, दिया क्या वहां पर? नहीं हो पाया। वो कितना भी बच लिए, सब कुछ कर लिया। तो अब जिस प्रकार से बिल लाए हो, बिल का निश्चित रूप से किसान है वहां पर, लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से बोलती है करती है, आसाम में तो आप खुद राज्य में हो, वहां आपका राज्य रहेगा तो आप कामयाब कहलाओगे। अगर आपका राज्य छिन गया तो आने वाले आप देखिए यूपी और बाकी जगह चुनाव होंगे तो आपको बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। देश को अब आपको नई दिशा देने की जो बात करते हैं, और जिस राज्यों में तमिलनाडु में तो जिस प्रकार से ना तो करुणानिधि है ना जयललिता है, तो वहां निश्चित रूप से कुछ बीज बोने की कोशिश करेंगे कि कुछ सीटें मिल जाए। शासन तो आना नहीं है तमिलनाडु में। वो भी एक छितराया हुआ चुनाव है, वो भी एक छितराया हुआ चुनाव है। पहले की तरह स्थितियां साफ नहीं है। श्याम जी, समय कम है, 30 सेकंड में मैं उमेंद्र जी से क्लियर करना चाहूंगा। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। किसान आंदोलन का जिक्र आपने किया और कई बातें ऐसी भी हैं कि जैसे ईस्ट और साउथ दोनों पे काफी निगाहें टिकी हुई हैं बीजेपी की। वेस्ट बंगाल का क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। और इन चुनाव का असर आने वाले दिनों में जिन राज्यों में होगी, बीजेपी के लिए अगर यहाँ पे गेन करती है बीजेपी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्यों में बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और अगर यहाँ नुकसान होता है तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए योगेश जी, मैं यह कहना चाहूंगा, दो दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि केरल में जो 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 10% वोट लिए थे। 10% वोटों के आधार पर उसने अपनी पहचान बनाई, और तमिलनाडु में 2.8% वोट लिए। लोकसभा चुनाव हुए तो 3.6% वोट हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि साहब वहां भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छा खाता नहीं खोल पाती है और उसको हम किसान आंदोलन से जोड़ लेते हैं कि सब किसान आंदोलन की वजह से नहीं हुआ, तो ये हमारी भ्रामकता है। यहाँ देखिए अब असम का चुनाव, असम के चुनाव में उमेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। एक बात उमेंद्र जी, समय कम है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य के चुनाव लेकिन महत्वपूर्ण है। कौन बाजी मारेगा, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ये फैसला 2 मई को होगा। तब तक के हमें दिल थाम के बैठना पड़ेगा। लेकिन बीच में हमारे पैनलिस्ट के जरिए जो इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज आते हैं, मैनिफेस्टो बीजेपी का आने वाला है, ममता बनर्जी जारी कर चुकी है, घूम करके सबकी निगाहें वेस्ट बंगाल पे ही जाती हैं कि वहां क्या होने वाला, कमल खिलेगा या टीम से वापसी करेगी या फिर कोई दूसरा मोर्चा मारेगा, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी राज्य प्रदेश के लिए और देश की जनता के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि कोविड का ध्यान रखें और वोट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।